देखी जो नगर की सेठ और सेठानी की बेटी थी। कहानी में कुछ गहरे राज छिपे थे। जहाँ एक तरफ एक नागिन का साया है तो दूसरी ओर सेठ सेठानी कुछ बड़ी बात छिपा रहे थे। उधर नव्या इन सब से अनजान थी और उस दिन जंगल में उसके साथ जो होता है वो आप देख ही चुके हैं। अब देखिए आगे की कहानी। नव्या उस लड़के की आंखों में खो जाती है और वह लड़का भी उसको देखता रहता है। मौका पाकर डाकुओं का सरदार पास पड़ी लकड़ी से उस लड़के के सिर में मारने लगता है, पर तभी नव्या बीच में आ जाती है जिससे नव्या के सिर पर जबरदस्त चोट लगती है और उस लड़के को इतना भयंकर गुस्सा आता है कि वो उसे उठाकर एक बड़े से पेड़ के पीछे ले जाता है। फिर उस पेड़ के पीछे से बस उस सरदार की एक चीख ही आती है। नव्या खड़ी होकर उस तरफ जाने लगती है कि तभी वो लड़का सामने आ जाता है और उसे रोकता है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम वहाँ मत जाओ। इन डाकुओं के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अकेली लड़की देखी नहीं कि लूटपाट शुरू कर देते हैं। नव्या बस उसकी आंखें देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी लड़के की नजर नव्या के सिर से टपक रहे खून पर गिरती है। अरे, आपको तो बहुत गहरी चोट लगी है। नहीं, ये तो बस जरा सी चोट है। लड़का उसे नदी के पास ले जाकर पानी से उसकी चोट साफ कर रहा होता है कि तभी नव्या को उस पानी के अंदर एक काले सांप की परछाई दिखाई देती है और वो जोर से चीखती है, आ, ये फिर आ गया। चीखते हुए नव्या पीछे की ओर होने से नदी में गिरने लगती है और साथ में उस लड़के को भी पानी में ले जाती है। अब दोनों पानी में एकदम भीग चुके थे। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता और इसमें एक सांप भी है। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो प्लीज। नव्या चीखते हुए लड़के से एकदम लिपट जाती है। लड़का नव्या का ऐसा बचपना देखकर हंसता है। मैडम, आप पानी में अच्छे से खड़ी तो हैं और डूब भी नहीं रही हैं। और रही बात सांप की, तो इतनी सुंदर लड़की को तो सांप भी नहीं काटेगा। नव्या शर्माने लग जाती है। वैसे मेरा नाम ध्रुव है। ओह, मैं भी ना। मैं नव्या हूँ। नव्या, तो आप कहें तो हम इस पानी से बाहर निकलें, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। और दोनों पानी से बाहर आते हैं। हे राम, कितनी बेवकूफ हूँ मैं, भागकर यहाँ आ गई। अगर माँ पापा ने मुझे कमरे में नहीं पाया तो पूरे नगर में तूफान ला देंगे। और नव्या भागने लगती है। तभी ध्रुव उसे आवाज लगाता है। मैं फिर से मिलने का इंतजार करूंगा नव्या। नव्या मुड़कर मुस्कुराती है और ध्रुव की आंखों को ही देखती जाती है। ध्रुव भी वहाँ से चला जाता है। अब जंगल में कोई नहीं था सिवाय उस सरदार की लटकती लाश के, जो एकदम नीली पड़ चुकी थी। मगर वहाँ एक चीज थी जो हरदम नव्या के आसपास रहती थी, वही काला सांप। पेड़ के अंदर से सांप की बड़ी विशाल काली पूंछ निकलती है और सरदार की लाश को पूंछ में लपेटते हुए निकल जाती है। नव्या जैसे तैसे अपने कमरे की खिड़की के नीचे खड़ी हो जाती है। अरे, अब मैं ऊपर कैसे चढ़ूं? कितनी पागल है तू, तुझे तो यहाँ एक रस्सी लटकानी चाहिए थी। नव्या सोच ही रही थी कि तभी उसे खिड़की के सहारे एक मोटी काली रस्सी लटकी नजर आती है और नव्या खुश होकर उसके सहारे चढ़कर कमरे में आ जाती है। नव्या नहीं जानती थी कि वह कोई रस्सी नहीं बल्कि वही सांप था। नव्या जैसे ही कमरे में आती है, कमरे का दरवाजा खुलता है और सुषमा अंदर आती है। सुषमा को देख नव्या घबरा जाती है। माँ, तुम ये बकरियों के जैसे क्या कर रही है? और ये तू इतनी भीगी हुई क्यों है? वो माँ, मेरा मन पानी के साथ खेलने का कर रहा था तो मैं ऐसे ही भीग ली। अब आप लोग मुझे बाहर तो जाने नहीं देते हो। मेरी बिटिया रानी, मैं और तेरे बाबा तेरा भला ही सोचते हैं हमेशा, और कल तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। सरप्राइज? वाओ माँ, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। मुझे बताओ, मुझे बताओ, बताओ ना माँ। हट बदमाश, कल खुद ही देख लेना। सुषमा चली जाती है और नव्या भी अपने कपड़े बदल लेती है। तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पर जाती है और नव्या ध्रुव की आंखों को देखते हुए उसका पूरा चेहरा बना देती है। ध्रुव, कितना प्यारा चेहरा है ये। नव्या पेंटिंग में ध्रुव को चूम लेती है। तभी उसे होश आता है और वो देखती है कि पेंटिंग पर नव्या के लिपस्टिक का निशान छूट गया है। नव्या, तू तो पागल हो गई है। ये क्या कर रही है? तू जानती तक नहीं है कि वो लड़का कौन है, कहाँ से आया है। और नव्या बस मुस्कुराती हुई बाहर चली जाती है। जंगल में नाग नागिन के परिवार में कोई जश्न मन रहा था। आज नाग ऋषभ और नागिन संजना की शादी है। आखिर दोनों का मिलन हो ही गया। सुना है नागिन संजना ने सुहाग पाने के लिए नाग देव तक से लड़ाई कर ली थी और देखो आज इन दोनों की शादी हो जाएगी। ऋषभ और संजना की शादी हो जाती है। तभी ऋषभ और संजना का दोस्त दुष्यंत आता है। आखिर आज तुम दोनों एक हो ही गए। चलो अच्छा है, अब नाग परिवार आगे बढ़ेगा और उसकी शक्तियाँ भी। ऋषभ और दुष्यंत गले लगते हैं। कुछ साल बाद
परिवार संजना की एक बहुत प्यारी सी बेटी होती है। संजना की बेटी अक्सर ही अपने दोस्त के साथ खेलती है। ऋषभ उन दोनों को खेलता देख बहुत खुश होता है। संजना, जब ये दोनों बड़े होंगे तो हम इनकी भी शादी करा देंगे। हाँ ऋषभ, एक सुहागिन नागिन का भाग्य बहुत नसीब वाला होता है। देखना, हमारी बेटी राज करेगी। संजना ऋषभ और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी, मगर उस रात खंडर में संजना और ऋषभ को कुछ लोगों ने जला दिया था। संजना का श्राप आज भी उस खंडर में गूंजता है। मेरी बेटी, मेरी नन्ही चिड़िया, अपनी माँ को भूलना मत बेटा। अचानक रात में नव्या की आँख खुल जाती है। माँ, मुझे अचानक से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? और नव्या जैसे ही उठती है चौंक जाती है। सेठ सानी अब तक सोई नहीं थे। सुनिए, उस नागिन का प्रकोप कहीं हमारे परिवार को न खा जाए। 2 दिन बाद पूर्णिमा है। हर साल बड़ी पूर्णिमा को नागिन आती है और वो इस बार भी आएगी। हमें कुछ उपाय करना होगा। आखिर कौन है वो नागिन? क्या वो उस नागिन का शाप है जो सेठानी के सुहाग पर खतरा है, या नव्या का इन सब से कोई संबंध है? जानने के लिए देखिए आगे। तुम यहाँ कैसे? सामने ध्रुव खड़ा रहता है। नव्या कमरे की लाइट ऑन करती है। मगर तुम यहाँ आए कैसे और क्यों आए? और तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? मैं आया खिड़की से, और तुम्हारा पता ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। यहाँ की सबसे सुंदर लड़की कहाँ रहती है ये तो हर कोई जानता है यहाँ पर। तभी ध्रुव की नजर सामने रखी उस पेंटिंग पर जाती है। 1 मिनट, पेंटिंग? वो भी मेरी? क्या बात है मैडम, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? चुप करो और जाओ यहाँ से। मगर ध्रुव पेंटिंग पर बने उस लिपस्टिक के निशान को छूता है और बिना कुछ कहे नव्या को किस कर लेता है। पहली बार नव्या के करीब कोई लड़का आया था। नव्या को भी कुछ समझ नहीं आता, वो बस चुपचाप खड़ी थी और ध्रुव नव्या के दूसरे गाल को भी चूम लेता है। ध्रुव, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें पता ही होगा, और तुम कौन हो क्या तुम ये जानती हो? हाँ, इसका क्या मतलब? तभी नव्या पलटती है तो देखती है वहाँ ध्रुव था ही नहीं। कमरा एकदम खाली था। नव्या को कुछ भी समझ नहीं आता। ये सब क्या हुआ? क्या वो लड़का कोई भूत था या मैं ही पागल हो रही हूँ? मुझे सो जाना चाहिए। और नव्या लाइट्स ऑफ करते ही सो जाती है। तभी खिड़की के अंदर से चांद की रोशनी आती है और कमरे में एक काली परछाई खड़ी दिखाई देती है जिसकी आंखें चमक रही थी। अगले दिन नव्या उठती है। नव्या ध्रुव से मिलने की वजह से काफी खुश थी और चहकती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरा वो पुराना वाला फोटो एल्बम कहाँ है? क्या बात है, आज पुरानी तस्वीरें देखेगी मेरी गुड़िया? जा, तेरे बाबा के स्टडी रूम में रखा होगा, वहाँ से ले ले। और नव्या इटलाती सी उदय सिंह के पर्सनल स्टडी रूम में जाती है और इधर उधर एल्बम ढूंढने लगती है, मगर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नजर सामने वाली अलमारी की तिजोरी पर जाती है। हाँ, जरूर यहाँ रखा होगा बाबा ने। नव्या तिजोरी के पास जाती है और उसे खोलती है। जैसे ही वो तिजोरी खोलती है, पूरे कमरे में एक तेज रोशनी आ जाती है। उसमें एक चमकीले हीरे जैसी कोई चीज रखी थी। नव्या उसे हाथ में उठाती है। अरे ये क्या है? तभी उस चमकीले पत्थर में से एक रोशनी निकलती है और नव्या के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जंगल के अंदर आसपास सभी सांप निकलकर एक जगह आकर नृत्य करने लगते हैं। नव्या नहीं जानती थी वो चीज क्या है कि तभी उदय सिंह की जोरदार आवाज आती है। नव्या, तुम यहाँ अंदर कैसे आई? नव्या के हाथ से वो हीरा छूटकर नीचे गिर जाता है। नव्या डर